हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो आप लोगों ने बहुत दिन से कहा था। आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट से टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर हम कैसे बनेंगे उसके बारे में, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन का। ओके, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बनने सॉरी टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? बीटेक चाहिए, राइट, या एमएससी चाहिए। ये दोनों जो है, अगर आप बीएससी करके साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूट हुए हैं तो आपको एमएससी चाहिए, और डिप्लोमा करके गए हैं तो आपको क्या चाहिए? बीटेक चाहिए। तब जाकर के आप टीओ बन पाएंगे। इसमें ग्रेड होता है टीओसी। इनिशियल लेवल में टीओसी मिलता है, और ग्रेडेस कैसे चेंज होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है आपका मिनिमम जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन है। अब इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके होंगे, और एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा करके ही एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट ज्वाइन किया होगा या ज्वाइन करने वाले होंगे, राइट। तो हम उन दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर हमको बीटेक करना है, एमएससी करना है या वगैरह कुछ भी करना है तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में, राइट। उससे कैसे कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर बात करेंगे कि जो बच्चा बीटेक ऑलरेडी किया हुआ है या एमएससी ऑलरेडी किया हुआ है उसके बारे में। तो जो बीटेक किया हुआ है ऑलरेडी और एमएससी ऑलरेडी किए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलने से पहले उनको हम लोग ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट में कंसिडर करेंगे। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन का कंडीशन, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि परमिशन लेना होता है। अब चूंकि जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना होता है कि हम बाहर पढ़ना चाहते हैं। तो बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनको बताना होता है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं। बीटेक करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, व्हाटएवर आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है। बीटेक या एमएससी जनरली आपको रिक्वायर्ड है, बीटेक या एमएससी, राइट। जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए एमएससी चाहिए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनको बीटेक या बीई चाहिए। तो ये दो जो है आपको रिक्वायर्ड है। तो हम लोग बेसिकली इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो इनके लिए जो है, जो जनरल कैटेगरी से हैं प्लस ओबीसी, जनरल प्लस ओबीसी की मैं बात करूंगा, और एससी एसटी की बात करूंगा, राइट। तो ये दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बीई बीटेक करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए परमिशन लेने के लिए जो है आपको मिनिमम 3 इयर्स का टाइम लगता है। कितने साल का? मिनिमम 3 इयर्स। और अगर एससी एसटी हैं तो उनको भी 3 इयर्स लगता है। अब इसमें 3 इयर्स जब मिनिमम रहेगा, इसका मतलब है कि जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है उसमें जो आपका ग्रेडिंग होना चाहिए वो A1 होना चाहिए। जब आप वहां ज्वाइन करेंगे और साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे तो उस साल से हर एक साल आपका एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी किया जाएगा, वो फिल करना होता है। और उसमें आपके जो बॉस होंगे, जो ग्रुप हेड होंगे, जो डिवीजन हेड होंगे, या उसके अदर्स पर्सन जो होंगे वो आपको ग्रेडिंग करेंगे। तो अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं और तीनों साल लगातार A1 लाते हैं तो आप 3 साल के बाद किसी भी एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको उसमें 2 A1 प्लस एक A2 ग्रेड लाना होता है, तब जाके एलिजिबल होते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि हमारे पास 3 A1 नहीं है, तो क्या हुआ? 2 A1 प्लस 2 A2 अगर है तो इस केस में क्या होता है कि ये 4 इयर्स हो जाते हैं। कितने इयर्स हो जाते हैं? 4 इयर्स हो जाते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 4A2 है तो उसके लिए 4 इयर्स लगेगा, और 5 इयर्स में भी चला जाता है। वो कब? जब आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं और उसमें आपका 5A2 लाना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी वजह से आपका किसी में भी ग्रेड A1 नहीं मिला, तो उस समय आपको क्या लाना होगा? 5A2 लाना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। अगर आप एससी एसटी की कैंडिडेट है तो मिनिमम 2A2 लाना होगा और बाकी 3A3 लाना होगा। समझ गए?
तो ये है आपका जो है मिनिमम कंडीशंस हैं जिसके बाद आपको जो है परमिशन दिया जाता है। और इसमें क्या होता है बाबू कि इसके साथ जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके डिपार्टमेंट से जो है रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, वहां जाके कोई अब पॉलिटी साइंस का पढ़ाई करने लगा तो नहीं मिलेगा वैसे, राइट। वो साइंस या टेक्निकल ही होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो ग्रुप या डिवीजन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। अच्छा, अब इन सबको जब आप एडमिशन लेंगे तो वो जो एडमिशन आप जहां से लेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से उसको मान्यता मिला हुआ होना चाहिए, या डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं है तो यूजीसी से होना चाहिए, या टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। तो अभी तो बीटेक के लिए सारे रास्ते क्लोज हैं, बी बीटेक अभी नहीं हो रहा है कहीं से भी। धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट्स ने लास्ट ईयर से कुछ कुछ कॉलेजेस को परमिशन दिया है। तो ये एक तरीके से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके पहले 2023 से पहले कहीं भी जो है बीटेक करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था। अभी पार्ट टाइम के लिए हर एक स्टेट में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को, कुछ कॉलेजेस को परमिशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अभी अभी जो करंट बैच के बच्चे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो पार्ट टाइम के थ्रू कर सकते हैं, जो कि उसकी भी मान्यता कंप्लीट मतलब उसी तरीके से रहेगा जो रेगुलर रहेगा। ठीक है, एक पार्ट टाइम का जो है सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये जो परमिशन दे रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले जॉब ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर 3 साल में A1 ग्रेड आ जाएगा, उस समय एक प्रमोशन भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 साल के लिए छुट्टी लेके रेगुलर से बीटेक करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका जो अभी 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, अगस्त या सितंबर 2022 में जो रूल्स निकला है, जो पॉलिसीज निकले हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें डायरेक्टली कहा है कि नो रेगुलर, आपको डिस्टेंस मोड ही सेलेक्ट करना होगा, या पार्ट टाइम मोड सेलेक्ट करना होगा, या इवनिंग कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। कहीं कहीं जगहों पर इवनिंग कॉलेजेस हैं, जहां से इवनिंग कॉलेजेस या नाइट कॉलेजेस में आपका बीएससी या बीटेक वगैरह होता है। तो अगर आपकी जहां पोस्टिंग होती है, अगर अगर आप पोस्टिंग होते हैं और वहां पे इवनिंग कॉलेजेस है, तो समझ लीजिए कि वहां आपके लिए सोने पर सुहागा है। ठीक है, बस 3 साल का वेट करना है। 3 साल का वेट करने के बाद आप जो है बी बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी क्या है कि आपका ग्रुप हेड का भी ऑथोरिटी चाहिए, अप्रूवल चाहिए। वो लोग रिमार्क्स लिखते हैं कि हाँ ठीक है, इसको देना चाहिए। आगे कमिटी गठित होती है, वो कमिटी डिसाइड करती है कि भाई इसको देना चाहिए, राइट। अब मान लेते हैं कि आपको मिल गया, सपोज, ठीक है, आपको मिल गया परमिशन। तो परमिशन मिल गया तो उसके लिए कंप्लीट करने का एक टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड मैं बता दूं कि जो बच्चे एमएससी के हैं, राइट, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, जनरल या ओबीसी मान लीजिए, या एससी एसटी मान लीजिए, राइट। तो जनरल ओबीसी के लिए एमएससी कंप्लीट करने के लिए आपको जो है मिनिमम 5 साल का चाहिए। कितना चाहिए? 5 साल चाहिए। और और अगर एस सी एस टी है तो 1 साल और आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, तो 6 साल हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के लिए आपको जनरल ओबीसी है तो बीटेक के लिए आपको 7 साल चाहिए, और एस सी एस टी है तो आपको 8 साल। इन ये जो ईयर्स हैं उसमें आपका एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से आपका कंप्लीट नहीं होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई लड़का 7 साल में भी बीटेक क्लियर नहीं कर पाया, या 8 साल में भी एस सी एस टी वाले कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए कंडीशन क्या बनता है ये समझिएगा थोड़ा। उनके लिए ये हो जाता है कि फिर एक कूलिंग पीरियड आता है, और कूलिंग पीरियड आने के बाद फिर से आपको दोबारा परमिशन लेना होता है। तो वो एक काफी लॉन्ग जर्नी हो जाता है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा इसमें एमटेक करना चाहता है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बीटेक करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो जनरल ओबीसी के लिए 5 साल और एस सी एस टी के लिए जो है 6 साल है। अगर कोई बंदा पीएचडी करना चाहता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चों को मैं जानता हूं जो एमटेक करके गए हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, जनरल ओबीसी के लिए 7 साल और एस सी एस टी के लिए 8 साल। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ बच्चे क्या किए हैं कि उन्होंने अपनी डिग्री को हाइड रखी है।
उन्होंने अपनी डिग्री नहीं बताई है, उन्होंने डिपार्टमेंट से कुछ नहीं कहा है, उसने मेंशन ही नहीं किया है। उन्होंने बस किया क्या है कि जस्ट डिप्लोमा दिखा दिया है और बोला कि सर मैं बस डिप्लोमा हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा? अगर सिलेक्शन आपकी हो जाती है, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप डिपार्टमेंट को बताते हैं कि भाई सर हमने जो है हमारा डिप्लोमा के साथ बीटेक भी है, तो उस समय आपका ये बीटेक जो है कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा एज एडिशनल क्वालिफिकेशन और ट्रैक चेंज प्रोसेस के लिए। वो फिर आपको बेकार हो जाएगा और फिर से आपको अनुमति लेनी होगी और फिर से अनुमति लेने के बाद आप फिर से बीटेक करना होगा, तब जाकर के वो वैलिड होगा। राइट, बीटेक एमटेक जो भी किए हैं, आपने जो भी डिग्री हाइड की है, वो अगर ट्रेनिंग के बाद आप दिखाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेनिंग के बाद ऐसा होता है। अगर ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई बताता है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से वो डिग्री लेनी होगी, तब जाकर के वो आगे के प्रमोशन में आपको हेल्पफुल होगा। राइट, तो ये हैं कुछ कंडीशंस। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें जो एग्जाम होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है एसटीपीटी है। क्या है? एसटीपीटी है। एसटीपीटी कहने का मतलब है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। राइट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम अटेम्प्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। राइट, अब इसको कितने साल में लेने होते हैं? तो 2 अटेम्प्ट जो होते हैं वो 3 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। कितने साल में होता है? 3 इयर्स में। आपको 2 अटेम्प्ट 3 इयर्स में कर लेना है। अगर आप मान लेते हैं कि 3 इयर्स में नहीं करते हैं तो फिर वो अटेम्प्ट आपका बेकार चला जाएगा। राइट, अच्छा, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट के हैं तो उनके लिए जो है अटेम्प्ट एक और बढ़ा लीजिए, 3 अटेम्प्ट हो जाता है। समझ गए? अब इस एसटीपीटी में एक खासियत कह लो या जो मुझे अच्छा लगा वो क्या है कि अगर आप 60% नंबर लाते हैं एसटीपीटी के एग्जामिनेशंस में, तो एसटीपीटी वाले में होता क्या है कि 60% लाते हैं या 60% से अधिक लाते हैं तो एक कमिटी होती है जो डिसाइड करती है कि आपको इंटरव्यू में बैठाया जाए या नहीं जाए। राइट, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लगता है। दूसरा, कुछ कुछ डिविजन्स में मैंने देखा है कि वहाँ लोग कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सर मैं थोड़ा एसटीपीटी की तैयारी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आपको उतना प्रेशर नहीं करेंगे। ठीक है, और थोड़ा आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर मतलब वो जस्ट एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको दिया ही जाएगा, लेकिन ह्यूमैनिटी की बेसिस पर अगर बॉस आपके अच्छे मिले तो समझ लो कि वो थोड़ा हेल्प भी करेंगे और उस दौरान आपको छुट्टी उट्टी भी जो है मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है तुम पढ़ लो, अपना छुट्टी ईएल-सीएल जो लगाना है लगा लो। 1 वीक, 2 वीक या 1 महीने, 2 महीने जो भी है अपना पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। तो ये भी है थोड़ा-सा वो भी कुछ-कुछ जगहों पर है, अब सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ पर था वहाँ पे ऐसा था। ठीक है, वो थोड़ा कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने थोड़ा जो है अपने अंदर जो भी जितने भी एम्प्लॉयी थे उनको थोड़ा-सा दे रखा था छूट कि ठीक है कर लो तैयारी। अब इसके बाद आता है, ये तो एक चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ें और क्या है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं और अगर आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका कहानी खत्म। अब उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। राइट, अगर पहले बार में इंटरव्यू में पहुंच गए तो फिर आपको दोबारा अटेम्प्ट शायद नहीं मिलता है। इस पे थोड़ा-सा मुझे डाउट है क्योंकि उस नोटिफ़िकेशन में क्लियर नहीं था। लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ या वहाँ के जो सीनियर्स ने मुझे बताया था, तो उस समय उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था कि अगर आप जाते हैं, तो फिर आपका समझिए कि वो अटेम्प्ट भी खत्म हो जाती है। अच्छा, वन मोर थिंग, अब अगर मान लेते हैं कि कई-कई बार ऐसा होता है कि सर हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम पे हमको लग रहा है कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में ऐसा हो जाता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो रोल नंबर अलॉटमेंट से पहले आप वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आपका रोल नंबर आ गया, तो आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। समझ गए? वो आपका अटेम्प्ट जो है खत्म हो जाएगा, वो एग्जॉस्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर रोल नंबर नहीं आया है तब अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये चीजें हैं। और और एक और बात क्या है इसमें कि जिस साल पास आउट हुए, जैसे मान लो
कि आप अप्रैल 2015 से पहले पास आउट हो गए, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल 2015 से पहले आप पास आउट हो गए, तो आप जो 2015 में जो वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, साथ में यहीं से आपका 3 साल कंसिडर किया जाएगा। ये जो 3 इयर्स आपको जो दिया गया है, 3 इयर्स में आपका जो अटेम्प्ट करने का दिया गया है, वो चीजें आपको यहाँ से दिया जाएगा, पहला। दूसरा, आपको डायरेक्ट अगर आपने एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लिया और फिर चाहते हैं कि तुरंत लगे हुए दूसरा एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए क्या होगा, पहले एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लीजिए, फिर उसका कूलिंग पीरियड होगा, कूलिंग पीरियड खत्म कीजिए, उसके बाद फिर जो है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन दूसरा के लिए परमिशन मिलता है। और वो ऑलमोस्ट लगता है लगभग कूलिंग पीरियड सेम रहता है, जो आपका किसी एक का कंप्लीशन पीरियड होता है ना, वो सेम रहता है कि उतना ही कंप्लीशन पीरियड आपको चाहिए तो चाहिए। समझ गए? यानी कि इसमें एक तो ये है कि ओनली 1 चांस ऑफ इंटरव्यू है, दूसरा है कि आपका 3 साल ही आपका पीरियड है, उसी में आपको 2 अटेम्प्ट में कहानी खत्म कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे पर्सन का जो ओवर क्वालिफाइड है। अब ओवर क्वालिफाइड के कैटेगरी में कौन आएंगे? जो बच्चे एडवर्टाइजमेंट निकलने से पहले उन्होंने अपना बीटेक और जो है एमटेक वगैरह कर लिया हो या एमएससी कर लिया हो, तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि अगर बीटेक और एमएससी कर लिए हैं तो आपको मिनिमम 8 इयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, राइट? जिस दिन से, सॉरी, ट्रेनिंग पीरियड बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। मतलब मान लेते हैं कि अब अगर जैसे 2022 में आप बन गए, 2022 में आप ऐसे बन गए, राइट? तो 2022 में जब आप ऐसे बन गए तो यहाँ से आपका 8 इयर्स कंसिडर हो जाएगा। अब इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड भी आ जाएगा, तो आपको बीटेक और एमएससी के लिए मिनिमम 8 इयर्स है, उसके बाद ही आपको जो है ये लोग एसटीपीटी में भरने जो है एग्जाम देने के लिए अलाउड करेंगे, उसके पहले आपको अलाउड नहीं करेंगे। ये तो बीटेक और एमएससी के लिए होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा एमटेक है, तो एमटेक के लिए जो हो जाता है वो 10 इयर्स हो जाता है, राइट? अब इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बीटेक भी हैं और एमटेक भी हैं, तो वो चाहेंगे कि सर हम दोनों का फायदा लें, पहले एक बीटेक वाले पर अप्लाई करें और फिर एमटेक वाले पर अप्लाई करें। तो ऐसा नहीं होता है। आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही बार आपको अनुमति मिलेगा, आइदर आप बीटेक पर टीओ के लिए अप्लाई कीजिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, या आप किस पर अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट एमटेक पर टीओ के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर किसी एक पर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर दूसरा पर आपको अनुमति नहीं है। तो ये तो था हमारा टीओ बनने के लिए। ओके, अब एक चीज और है कि अब इसमें सर हम लोग एसओ कैसे बनेंगे, राइट? तो एसओ कैसे बनेंगे, तो उसके लिए सीधा सीधा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि पहले के टाइम में जो इतने प्रमोशंस पॉलिसी में इतने बदलाव नहीं हुए थे, उस टाइम में मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आईटीआई पे ज्वाइन किए थे और फिर वो साइंटिफिक असिस्टेंट बने, साइंटिफिक असिस्टेंट से फिर क्या बने, साइंटिफिक असिस्टेंट बने, फिर उसके बाद वो एसओ बन गए, राइट? इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया। अभी वो टाइम है कि वो हो सकता है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने वाले हैं तो मिलेंगे भी, हो लेक्चर ट्रेनिंग सेशन के दौरान अगर उनको लेक्चर मिला तो हो सकता है कि वो लोग आएंगे भी। तो अभी क्या है सिनारियो कि अब वो रिटायर भी करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रैक चेंज करके या एसटीपीटी का एग्जाम दे करके एसओ बने। अब ये अगर आप सोचते हैं कि सर हम एसटीपीटी का एग्जाम देके एसओ बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल भी होता है, तब भी मैं आपको कहूंगा कि आप ओसीएस के एग्जाम के थ्रू जाइए। और जो बच्चे बीटेक या एमटेक कर चुके हैं और उनका मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि आप डायरेक्ट जो है ओसीएस का एग्जाम दीजिए और ओसीएस का एग्जाम दे करके आप डायरेक्ट जो है वहां पे एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसटीपीटी से तो आप बनने वाले रहे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बाद में अगर नियर फ्यूचर में कभी रूल्स चेंज भी हुए तो काफी टाइम हो जाएगा, फिर आप उस समय क्या होता है कि टाइम के साथ आदमी पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स है। तो बेहतर यही है कि आप परमिशन लीजिए। हाँ, इसके लिए आपको परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अदर्स एग्जाम भरने के लिए आपको जो है इसके ट्रेनिंग पीरियड तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओसीएस का मिल जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो ओसीएस जो है वो बार
कहीं है, ठीक है, बीआरसी में ही एज एसओ रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसीलिए है। तो वहां से आपको अपने बॉस को एक लेटर देना होगा कि सर हम ओसीएस फिल करना चाहते हैं, एक अप्लाई करना होगा और आपका सारे डिटेल्स उसमें फिल करके आपको देना होगा। और उसके बाद जो है आपके बॉस और आपके जो भी ग्रुप हेड वगैरह हैं उसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करके आपको अनुमति दे देंगे, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि आप एसए से, ठीक है, आप एसए से टीए तो बन सकते हैं बट एसओ नहीं बन सकते हैं, राइट। एसए से टीओ का सफर बन सकते हैं। और हमें लगता है कि मिनिमम आपको बनने के लिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं अभी ही, फिर भी आपको 8 इयर्स लग जाएंगे, राइट। अगर नहीं क्वालिफाइड हैं तो फिर तो आपको पहले एडिशनल क्वालिफिकेशंस ये वो ये सब लेना पड़ेगा। तो आप इतना मान के चलिए कि मिनिमम आपको 8 साल लग जाएगा, और 8 साल में हो सकता है कि आपका 2 प्रमोशन हो जाए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका मान लेते हैं कि आप ए से जी बन गए, राइट, तो इसके इक्विवेलेंट जो टीओ में ग्रेड होगा वो ग्रेड आपको प्रमोट होने के बाद दे दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो बेटर यही है कि अगर जो लोग जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट ओसीएस से जाइए, क्योंकि एक माइंडसेट होता है सभी लोगों का कि ये बंदा ओसीएस से आया है, तो एक ओसीएस वाला रिस्पेक्ट और एक एसटीपीटी से जाके बनना वो थोड़ा अलग होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बंदे जिनके पास हैं, डिग्रीज हैं, वो डायरेक्ट अप्लाई करें, डायरेक्ट बने। एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सबको, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट। एंड रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है आप सबका, ठीक है, आई होप सो, ऐसा उम्मीद है। लेकिन अब उससे रिलेटेड क्या क्या संभावनाएं हैं, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आगे। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ऑन KR Prince Singh 834 पर, या आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय।